गवर्नमेंट ने बिजली फ्री के आदेश कर रखे, सिस्टम को अपडेट किया नहीं उन्होंने। बिजली घर में जो कंप्यूटर में चेक किया, वहाँ के स्टाफ से बात हुई, वे कह रहे हैं भाई हमारे पास सिस्टम में अपडेट नहीं हो रहा, ये बिजली के बिल जो के तू दिखा रहा है। तो जब गवर्नमेंट ने आदेश कर दिया तो फिर उसको सिस्टम में अप्लाई क्यों नहीं कर रहे? इतना भरोसा है, अब उससे ज़्यादा हम भरोसा किसी पर नहीं कर सकते। उन्होंने सारे काम जो हम मांगने चाहे हमारे पूरे कर दिए, और जो अधूरे हैं मान लिया लोग कहे कि भाई ये नहीं करा वो नहीं करा, उसे वो बाबा जी जब ये जीत कर जाएंगे कैंडिडेट, बाबा जी को आप ही पता लग जाएगा। अब उन्होंने अपना काम कर दिया। बाबा जी जो है बिजली का जो बिल है, जो समस्या है छोटी मोटी, वो तो उनकी सेकंडों का काम है। और जो है मोदी जी को प्रणाम, और बाबा योगी को प्रणाम, जयंत चौधरी साहब को प्रणाम, और कमल का फूल खिला जी। हम बाकी किसी को नहीं जानते, ना किसी के खिलाफ हम कोई शब्द कहेंगे। हम नमस्कार, स्वागत है आपका दुनिया की आवाज पर। मैं राहुल चौहान। और जैसे कि कैराना लोकसभा में हम लगातार जनता के बीच पहुंचकर चुनावी जो आगे लोकसभा चुनाव है उसका समीकरण देख रहे हैं कि चुनाव अब की बार किस तरफ जा रहा है, किन मुद्दों पर चुनाव अब की बार जाएगा। दो प्रत्याशी कैराना लोकसभा से, एक बीजेपी से और सपा से, दोनों में तकड़ी टक्कर होने की संभावना है। तो हम उसी को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं और लगातार इस टक्कर पर बात कर रहे हैं। आज हम गांव सिबाड़का में पहुंचे हैं जो कैराना लोकसभा में आता है, और जाट समुदाय इस गांव में बहुत ज्यादा है। ज्यादा क्या, एक तरफा ही है। तो हम उनके बीच आए हैं। किसान भी है, मजदूर भी है, सभी तरह के वर्ग यहाँ पर मौजूद है। हम जनता के बीच पहुंचे हैं तो वहां से हम समीकरण पूछेंगे कि क्या अब की बार कैराना लोकसभा का रहेगा, क्योंकि आरएलडी और बीजेपी का जो गठबंधन हुआ है उससे कितना फर्क अब की बार चुनाव पर पड़ने वाला है। पिछले लोकसभा चुनाव में आरएलडी या इंडिया गठबंधन का था, और अब की बार एनडीए गठबंधन में आरएलडी जा चुकी है। तो जयंत चौधरी का कितना फर्क अब की बार एनडीए में जुड़ने से पड़ेगा, क्योंकि प्रत्याशी जो है कैराना लोकसभा के दोनों ही वर्तमान सांसद प्रदीप चौधरी और दूसरा इकरा हसन, काम को लेकर लगातार प्रदीप चौधरी जी का विरोध गांव दर गांव हो रहा है। उसमें विपक्षी पार्टियां भी उसी मुद्दे को लेकर जनता के बीच जा रही है। तो हम जनता के बीच जाकर के सीधा समीकरण पर बात करते हैं। राम राम जी। तो क्या लग रहा है आपकी बार कैराना लोकसभा, क्योंकि जो एनडीए का था उसमें जयंत चौधरी अब आ चुके हैं, जो औपचारिक घोषणा है सब कुछ हो चुका है, और वो लगातार रैलियां कर रहे हैं एनडीए को चुनाव जिताने के लिए। प्रत्याशी बीजेपी और एनडीए का जो आया है वो प्रदीप चौधरी जी आए हैं, वर्तमान सांसद है। उनके काम को लेकर हम थोड़ा पूछना चाहेंगे कि कैसा रहा है, क्योंकि हम जितने भी गांव में जाते हैं कुछ जगहों पर विरोध है तो कुछ जगहों पर समर्थन है। तो आपको कैसा लग रहा है आपकी बार कैराना लोकसभा किस तरफ झुक रही है? देखो, जो हमारे लोकल समस्या है हम तो पहले तो उसको उठा देंगे। हमारी लोकल समस्या जो है, एक तो बच्चों को रोजगार की समस्या है। भाई अग्निवीर बना दिए भारत सरकार ने, ये गलत कदम है, एक तो इस पर आवाज उठाऊंगा। एक हमारी जो लोकल जो समस्या है किसानों की, आवारा पशुओं की समस्या है, वह बहुत ज्यादा घूम रही है हमारे यहाँ, इनका उचित प्रबंधन किया जाए। एक बिजली के बिलों की समस्या है। भाई गवर्नमेंट ने बिजली फ्री के आदेश कर रखे, सिस्टम को अपडेट किया नहीं उन्होंने। बिजली घर में जो कंप्यूटर में चेक किया, वहाँ के स्टाफ से बात हुई, वे कह रहे हैं भाई हमारे पास सिस्टम में अपडेट नहीं हो रहा, ये बिजली के बिल जो के तू दिखा रहा है। तो जब गवर्नमेंट ने आदेश कर दिया तो फिर उसको सिस्टम में अप्लाई क्यों नहीं कर रहे? तो फिर इसका मतलब गवर्नमेंट की चाल है इसमें कि मैं वोट लेगा फिर इसे रिपीट कर दियो। कहीं हमने ये भी सुना था कि भाई 31 के बाद में 1 अप्रैल से जो बिजली फ्री का सिस्टम है ये लागू किया जाएगा। नहीं, 1 अप्रैल 2023 से बिल तो अभी ले नहीं रहे, लेकिन सिस्टम को अपडेट तो करें। सिस्टम में तो जो का तो दिखा रहा हो, तो हमें तो पुराना बिल है वो दिखा। हाँ, खैर बिल जमा करा ना, वो माफ भी तो उसी का हुआ। हाँ खैर, ये ओटीएस स्कीम भी लिया है, इसमें सब बात है, कोई बात नहीं है सर, लेकिन सिस्टम को अपडेट तो करें। भविष्य में विश्वास कैसे करा हम इन पे? भविष्य में मान लिया इन्होंने फिर इसको रिपीट कर दिया तो फिर वो तो बिल जो का तो आ जाएगा, लोड होके उसमें। तो मेरा ये कहना है कि अगर जो ये मीटर की फाउंडेशन लगा रहे हैं 12 पे, तो हमें तो इनकी फिर दोहरी चाल लग रही है इसमें। अच्छा, एक पेमिट का मुद्दा लगातार शामली मिल का उठता रहा था,
और उसमें थोड़ा सा मतलब जब धरना समाप्त होया था या घोषणा हुई थी कि बकाया भुगतान की किस्त आवेगी, उसके बाद फिर जो 14 दिन का बकाया, जो 14 दिन का नया पेमेंट है वो लगातार चलेगा। अभी सुनने में आया 1-2 दिन पहले ही कि 14 दिन का जो पेमेंट था वो भी 1 महीना प्लस चला गया और बकाया भुगतान पे कोई भी अधिकारी मिल का बात करने के लिए तैयार नहीं है। आप लगातार ज्ञापन देने में भी एडीएम पे साथ में रहते हो और लगातार जितना धरना चला उसमें भी साथ में थे, तो वो थोड़ा सा बताओ उसका क्या चल रहा। इनकी मिल की नीयत में खोट आ चुका है। नया पेमेंट भी इन्होंने ब्लॉक कर दिया। अब ये कह रहे हैं कि इलेक्शन के बाद ही होगा जो होगा, यानी कि जून के महीने में जब सरकार नियुक्त हो जाएगी उसके बाद ही हम इस विषय में बता सकेंगे। अभी कुछ नहीं है। चीनी को ये ब्लॉक कर रही है अपने गोदामों में, चीनी भी सेल नहीं कर रही अभी। ये पेमेंट 24 फरवरी तक का नया आ चुका है, इसके बाद में इन्होंने ब्लॉक कर दिया। और कोई भी अधिकारी अपना स्पष्टीकरण देने के लिए राजी नहीं है। एडीएम को बार बार ज्ञापन दिए जा रहे और फोन द्वारा संपर्क किया जा रहा, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं दे पा रहे में भी। अच्छा, जो जब धरना उठा था उन पता है जो एफिडेविट पर साइन हुए थे, उस साइन का क्या है? एडीएम उससे क्यों नहीं हट रहा है? अब बात तो ये हुई थी भाई मिल चलता रहेगा, साथ के साथ में इसकी भी किस्त रहेंगी पुराने की, क्योंकि 65% पुराना पेमेंट बकाया है। 215 करोड़ समथिंग बकाया है इसमें। भाई ब्याज तो देने का अगर इस पर दबाव होता तो इसे फिक्र भी होता, ब्याज इसे देना नहीं, तो इसलिए ये पेमेंट फंस रहा पुराना। अब नया भी फंसा दिया, नया भी ब्लॉक कर दिया इसने। तो इसलिए हमें तो इस मिल वाले की नीयत में खोट लग रहा है। जब मैं कहता हम खुद मिल मालिक की मीटिंग में हमारे बीच में क्या लगा, भाई एक चांस दे दो किसान भाई और यू मिल चल जान दो, और चलतू थारा यू किस्त भी आती रहेगी। अप्रैल तक मैं थारा यू पुराना फाइनल कर दूंगा और नया तो चलता रहेगा 14 दिन का भुगतान। तो एक भी वादे पर खरा नहीं उतर रहा मिल वाला, और अब जब न बातचीत के लिए तैयार है। ये यहाँ के जो प्रशासन है वो भी अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पा रहे। तो जिस तरह धरने में जो धरना संचालक थे उनकी आगे की क्या रणनीति है? कुछ है बकाया भुगतान को लेकर उनका कुछ प्लान हो, आगे धरने का हो, या मतलब किसी भी अधिकारी से बात करने का कोई प्लान आगे उन्होंने करा? हाँ, उसकी प्लानिंग ये बनी कि 19 अप्रैल का हमारे यहाँ चुनाव है, इसके बाद में फिर इनकी लोग साथ में प्रशासन भी फ्री हो जाएगा और आचार संहिता लग रही है वो अभी हट जाएगी। तो उसमें फिर अब वार्तालाप होगी, इनकी कंबाइन मीटिंग होगी और उसमें ही ठोस निर्णय लिए जाएंगे, तभी आगे की रणनीति होगी। अच्छा, आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन हो चुका है, कुछ लगता है किसानी व्यवस्था सुधरेगी? क्योंकि लगातार बीजेपी पे किसानी व्यवस्था को लेकर सवाल जवाब लगातार उठते रहे हैं, चाहे वो बकाया भुगतान ने लेकर हो, जितने भी किसानी मुद्दे हैं लगातार बीजेपी सवाल जवाब के घेरे में खड़ी रही। आरएलडी बीजेपी के गठबंधन होने तक कितना फर्क इस चीज़ ने लेकर पड़ सके? देखो, ये चरण सिंह का जो परिवार है वो भाई धरती पुत्र था, किसान परिवार है, और यही हमारी आवाज़ उठा सके ऊपर तक। और अब जाए ये गठबंधन में आ गए हैं तो देखो किसानों को लाभ तो उसका मिलना चाहिए, और किसान भी इसी आस पर बैठा है भाई जब हमारा जो प्रतिनिधि ऊपर तक जाएगा वो हमारी आवाज़ मुखर होकर उठावेगा, हमारी बात रखेगा, किसान की समस्या देखो किसान ही समझेगा। तो ये सोच के उन्होंने कदम तो ठीक उठाया, लेकिन हमारा जयंत जी से भी एक अनुरोध है कि अपनी आवाज़ मुखर होकर उठावे, किसी तरह का कोई दबाव में ना आवे। भाई जो किसानों की जो मुद्दा है, भाई C2+50 स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करवावे और गन्ने पे C2+50 और FRP लागू करवावे, क्योंकि किसान जो है आज के टाइम में आर्थिक रूप से कमज़ोर है और इसके जो लागत आ रही खेती की उसको सबको ध्यान में रखते हुए तब इसका स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करें, तभी किसान की उन्नति होगी और भविष्य उज्जवल होगा। कितना फर्क एनडीए का अब की बार पड़ेगा आरएलडी के साथ जाने तक? भाई फर्क तो सारा ही पड़ेगा। देखो लाभ तो यूँ मिलेगा भाई, वोट जो पहले बिखरे अवस्था में थे वे अब जाए एकजुट होकर मिल जाएंगे इस पार्टी को मजबूती मिलेगी, सरकार को मजबूती मिलेगी, किसानों की आवाज़ भी उठेगी और किसानों को मजबूती मिलेगी। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। क्या लग रहा है बीजेपी आरएलडी गठबंधन हो चुका है, प्रत्याशी
नियुक्त कर दिए गए हैं। एक तरफ इकरा हसन है जो सपा प्रत्याशी है, दूसरी तरफ प्रदीप चौधरी है जो आरएलडी और बीजेपी के गठबंधन से प्रत्याशी चुन कर आया गया। तो क्या अब की बार समीकरण निकल के आ रहे कैराना लोकसभा के? देखिए जी, हम ज़्यादा तो जानते नहीं। हमारे चौधरी साहब के, जयंत चौधरी साहब के आदेश हो गए और हमने पहले भी कमल खिलाया था और अब कभी कमल ही खिलाएंगे और हम सिर्फ कमल खिलाना जाना है, बाकी राजनीति नहीं करते। और जो बाबा है और मोदी जी है, महाराज जी है हमारे, हमें उन पर इतना भरोसा है, अब उससे ज़्यादा हम भरोसा किसी पर नहीं कर सकते। उन्होंने सारे काम जो हम मांगने चाहे हमारे पूरे कर दिए और जो अधूरे हैं, मान लिया लोग कहे कि भाई ये नहीं करा वो नहीं करा, उसे वो बाबा जी जब ये जीत कर जाएंगे कैंडिडेट, बाबा जी को आप ही पता लग जाएगा। अब उन्होंने अपना काम कर दिया। बाबा जी जो है बिजली का जो बिल है, जो समस्या है छोटी मोटी, वो तो उनकी सेकंडों का काम है। और जो है मोदी जी को प्रणाम और बाबा योगी को प्रणाम, जयंत चौधरी साहब को प्रणाम और कमल का फूल की लगा जी। हम बाकी किसी को नहीं जानते, ना किसी के खिलाफ हम कोई शब्द कहेंगे, हम सिर्फ उन्हें जाना है जिन्हें वोट देनी, बाबा जी को जाना है हम। तो अपने सांसद जी ने कितनी वोटों तक जिता के भेज रहे हैं अब की बार कैराना लोकसभा से? मैं कहूँ मशीन, जब मशीन पर हम खड़े होंगे ना सब जाकर अपने परिवार को लेकर, हम रोटी बाद में खाऊंगे, मशीन कांपने लगेगी हमें देख कर, हाँ ये कमल ही खिलता जा रहा है। हाँ, इतना प्रतिशत हम करेंगे। और एक बात का हमें और दर्द है, ठीक है राजनीति अपनी जगह है, सबको करनी चाहिए, पर एक देश को जो चला रहा प्राइम मिनिस्टर, मैं तो कोई और प्राइम मिनिस्टर नज़र नहीं आता। कतर में से हमारे आर्मी के जवान जो फांसी पे खड़े थे, वे मोदी जी ने लाकर इंडिया में सुरक्षित दिखा दिए। सेना को हम सब पर मानते हैं, फिर वैज्ञानिकों को मानते हैं और फिर किसान को मानते हैं, किसान के बेटे हैं। हमारे लिए विज्ञान और जवान और किसान सर्वोपरि है। वो मोदी जी ने इतना बेस्ट काम किया कि देश के लिए सबसे बेस्ट काम किया। और लालू जी ने क्या कहा कि मोदी का परिवार नहीं, परिवार अगर मोदी जी का खड़ा होगा लालू को चक्कर आ जाते। लालू जी भगवान का भजन करे, राजनीति त्याग दे और अपना बच्चों के हाथ में बागडोर करे, जहाँ उनका बाग होगा लड़ लगा, मोदी जी आओगा 400, मोदी जी ने कहा 400 से ऊपर आएगा। अच्छा, विपक्ष कह रहा है मोदी जी ने किसान मेट दिए। देखिए जी, हम ज़्यादा तो जानते नहीं। मोदी जी जब से आए हमें कभी भी हमारी फसलों का नुकसान हो गया, 1 रुपया नहीं मिला और ये कह देते ये वो तो 1 रुपया हमने पास करा था, वो तो रास्ते में गायब हो गया, 95 पैसे। आज हमें सम्मान निधि मिल रही, मुझे मिल रही कई बार 2000 रुपये आवेर गए, फोन में पता भी आ जा 2000 रुपये आ गए, मोदी जी दे रहा, तो हमें हमारे काम आ जा। तो प्रधानमंत्री जी तो जो पैसा दे रहा है वो डायरेक्ट दे रहा है, जो भी थोड़ी बहुत कमी है अगर वो सरकारी जो सुविधा मिलेगी सीधी खाते में आओगी, बीच के दलालों का काम खत्म कर दिया। अब विपक्ष में तो हमें कोई प्राइम मिनिस्टर के पद का दावेदार नहीं लग रहा है। ये सब एक जनता को इलेक्शन के टाइम पे बरगलाने वाली बात है। विपक्ष में दम नहीं है और उनकी मोहब्बत की दुकान में, जो मोहब्बत की दुकान नहीं, वह मौत की दुकान है, उसमें ताला सा लगाओगे कि वो लगा ही रह जाएगा, फड़फड़ाते रह जाएंगे। वो कह रहे जो फैसला जयंत चौधरी जी ने लिया उस तय कुछ गांवों में विरोध हो रहा है, जो जाट समुदाय है वो विरोध की कह रहा है, भाई गलत फैसला कराया बीजेपी में जाने का। देखिए, मैं एक लीडर है, चौधरी चरण सिंह तो हमारे मतलब भगवान मानत है हम, और उनके पोते हैं। जो लीडर फैसला लेते हैं हर आदमी से बैठ कर नहीं लिया जाता और उस पर हमें टिप्पणी भी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने आदेश कर दिया, हम तो आदेश को मानते हैं कि भाई उन्होंने आदेश कर दिया और हम उसका पालन करेंगे। तो इकरा हसन जी भी दावा कर रही कि भाई हम जाट समुदाय की वोट खींचने का काम करेंगे, क्योंकि पहला गठबंधन हमारे साथ था लेकिन गठबंधन एनडीए के साथ चला गया, लेकिन उसका कुछ ज़्यादा फायदा बीजेपी ने नहीं होने का। देखिए, जयंत चौधरी साहब अगर ये पहला आ जाते ना तो बहुत बढ़िया रहता। चलो कोई बात नहीं, लेट आ गए, बहुत बढ़िया हुआ। और इकरा जी जो कह रही हो ठीक है, अपने हिसाब से सभी पार्टी वाले अपना तो अपने विषय में तो कुछ कहेंगे, जब जनता को मैं इधर उधर की बात करके मिट्टी टैबलेट देकर मैं अपनी पक्ष में करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम बहकाने में नहीं आने के किसी के। तो एक तरफा कमल। हाँ, एक तरफा कमल है।